الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 6 दिसंबर है और मैं आपका दोस्त हाजिर हूं मिडल ईस्ट की 10 बड़ी खबरों के साथ। लेकिन शुरुआत उसी जख्म से, उस तारीख से जो आज भी सीने में जलती है, बाबरी मस्जिद। आज पूरी दुनिया का मीडिया चुप है, लेकिन हम बोलेंगे, सच बोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। भारत की सरजमीन पर गिराई गई बाबरी मस्जिद इमारत टूटी थी, लेकिन मुसलमानों का दिल, ईमान और याद नहीं टूटी। और आज उसी बरसी पर हजारों मुस्लिम ख्वातीन ने कुन्नत नाजिल अदा की, इंसाफ, अमन और उम्मत के लिए दुआ मांगी। याद रखो, मस्जिदें मिटाई जाती हैं लेकिन दुआ मिटती नहीं, इमारत गिरती है लेकिन आस्था गिरती नहीं। ये तस्वीरें आज लोगों के सामने होंगी। तमाम 10 बड़ी खबरें आपके सामने रखूंगा, जहां पहली खबर देख सकते हैं, ओमान के समंदर में गड़गड़ाए ईरान के मिसाइल। दोस्तों, ओमान के समंदर और स्ट्रेट ऑफ हरमुज यानी दुनिया की सबसे अहम 3 रणनीतिक समंदर की राह आज धमाकों से गूंज उठी। ईरान ने दूसरे दिन के नेवल ड्रिल में जबरदस्त मिसाइल लॉन्च किए। आईआरजीसी ने क्रूज मिसाइल कादर 110, कादर 380 गैदिक दागे, जिनकी रोज 2000 किलोमीटर तक है, यानी पूरा मिडल ईस्ट इनकी पहुंच में है। इसके अलावा एक नया बैलिस्टिक मिसाइल 303 भी लॉन्च किया गया, जिसकी डिटेल ईरान ने अभी राज में रखी हुई है। फुटेज में साफ दिख रहा है कि सारे मिसाइल सीधे अपने टारगेट पर जाकर लगे। मिलिट्री एक्सपर्ट्स इसे ईरान की कुदरत, तैयारी और टेक्नोलॉजी का बड़ा प्रदर्शन मान रहे हैं। वहीं आप दूसरी खबर देख सकते हैं, तुर्की से जंग हुई तो सिर्फ टापू नहीं, पूरा ग्रीस खतरे में आ जाएगा। दोस्तों, तुर्की और ग्रीस के रिश्तों में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। ग्रीस के एक वरिष्ठ ओहदेदार ने खुलकर चेतावनी दी है कि अगर तुर्की के साथ जंग छिड़ी तो खतरा सिर्फ एशियन आइसलैंड तक नहीं रहेगा, बल्कि पूरे ग्रीस को झटका लग सकता है। उन्होंने साफ कहा कि तुर्की की फौजी ताकत बेहिसाब है और हमें अमेरिका, इजराइल या वेस्ट की चालों में नहीं आना चाहिए। ग्रीक अधिकारी का दावा है कि तुर्की इस वक्त बहुत बड़े हथियार प्रोग्राम पर काम कर रहा है और आने वाले दिनों में उसकी मिलिट्री पावर और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। यानी मामला सिर्फ बॉर्डर का नहीं है, पूरे रीजन सिक्योरिटी दांव पर लग सकती है। वहीं आप तीसरी खबर देखिए, खाड़ी में ईरान का पावर शो, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों की ताबड़तोड़ बारिश। दोस्तों, खाड़ी के पानी आज एक बार फिर ईरान की फौजी ताकत का गवाह बना। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड नेवी ने 2 दिन के खास सैन्य अभ्यास में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें दागी, वो भी अपने मॉक यानी दुश्मन जैसे टारगेट पर। इस ड्रिल में कादर सीरीज की क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों के मास लॉन्च शामिल थे, यानी एक साथ बड़ी तादाद में मिसाइल दागे गए। साथ ही ड्रोन स्ट्राइक ऑपरेशन भी किया गया, जिसमें नकली दुश्मन बेस को निशाना बनाते हुए दिखाया गया। आईआरजीसी का पैगाम एकदम साफ है, अगर कोई बाहरी ताकत खाड़ी में दखल देगी तो जवाब सिर्फ चेतावनी नहीं, सीधा वॉर होगा। वहीं आप चौथी खबर देखिए, इरबिल फिर तनाव में। खबात इलाके में भारी फौजी तैनाती देखी गई है। दोस्तों, इस वक्त इराक के पश्चिम इरबिल में खबात जिले का माहौल आज भी बेहद तनावपूर्ण बना हुआ है। लजान में हुए एहतजाज जब आसपास के हारकी गांव तक फैल गए तो गिरफ्तारियों की लहर शुरू हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक केडीपी ने भारी फोर्स तैनात कर दी है। लजान और खबात दोनों इलाकों में कई चेकपोस्ट बनाए गए हैं और एमआरएपी जैसे बख्तरबंद गाड़ी व एंटी रॉड वाहनों को लगातार फोर्स मूव हो रही है। हालात सख्त होने के बावजूद कई जगहों पर लोग अब भी एहतजाज पर कायम हैं, यानी दमन बढ़ रहा है, आवाजें थमी नहीं है। चिंता की बात यह है कि या तो बातचीत होगी या एक बहुत बड़ा टकराव इराक में तय है। वहीं आप पांचवी खबर देखिए, गजा में यासिर अबू शबाब की हत्या, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ हमास का।
दोस्तों, गजा से आज एक बहुत अहम और सनसनीखेज खबर आई। एंटी हमास मिलिशिया लीडर यासिर अबू शबाब मारा गया है। यह घटना हमास के खिलाफ हथियारबंद बगावत चलाने के प्लान पर बड़ा सांकेतिक वार मानी जा रही है। अबू शबाब शुरू से विवादों में रहा। उन पर राहत सामान लूटने, बदनाम गिरोहों से ताल्लुक और इजराइल से फंड और हथियार लेने के आरोप थे ताकि वो हमास के खिलाफ लड़ सके। उसकी मौत पर भयंकर गलत जानकारी फैलाई गई। किसी ने कहा हमास ने हत्या की, तो किसी ने दावा किया कि अपने ही लोगों ने धोखा दिया। लेकिन हकीकत यह सामने आई कि पड़ोसी कबीलों के झगड़े और एक कैदी की रिहाई को लेकर झड़प में अबू शबाब मारा गया। अब उसके डिप्टी गस्सान दुहीनी ग्रुप की कमान संभाल ली है। उन्होंने कसम खाई है कि हमास के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, यहां तक कि मिलिशिया को कायदे और अंतर्राष्ट्रीय कानून मानने वाली रेगुलर फोर्स बनाने का दावा भी किया गया। सवाल यह है कि यासिर अबू शबाब तो चला गया, लेकिन जो दरवाजा उसने खोल दिया इजराइल के साथ मिलकर हमास को चुनौती देने का, क्या अब वो दरवाजा बंद हो पाएगा? वहीं आप छठी खबर देखिए, बरसी पर बाबरी मस्जिद की याद, मुस्लिम ख्वातीनों ने पढ़ी खुन्नते नाजिल। दोस्तों, आज बाबरी मस्जिद की शहादत की बरसी पर हजारों मुस्लिम ख्वातीन ने एक बेहद जज्बाती और रूहानी पहल की। मस्जिदों, मदरसों और घरों में कुन्नते नाजिला की खास नमाज अदा की गई, जिसमें अल्लाह की रहमत, इंसाफ और मुश्किलात से निजात की दुआ मांगी गई। दुआओं में एक ही आवाज गूंजी, उम्मत में अमन, एकता और शिफा आए और दुनिया के हर जख्मी दिल को सलामती, हिफाजत और राहत मिले। आज की ये पहल ये साबित करती है कि इमारतें गिर सकती हैं, लेकिन दुआ, ईमान और यादें कभी नहीं गिरती। वहीं आप सातवीं खबर देखिए, हिजबुल्लाह लेबनान की मुजाहिद की रीढ़, हर फिरके को जोड़ने वाली कुव्वत, शेख नईम कासिम का बड़ा बयान। दोस्तों, लेबनान से एक अहम बयान सामने आया है। हिजबुल्लाह के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम ने यह साफ तौर पर कहा है कि हिजबुल्लाह लेबनानी मुजाहिद का एक हिस्सा है जिसे अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने दावा किया कि हिजबुल्लाह सिर्फ एक राजनीतिक या फौजी तंजीम नहीं है, बल्कि पूरे लेबनान की कौमी ताकत है जो हर मजहब, हर फिरके और हर तबके के लोगों से ताउन करती है। शेख कासिम ने जोर दे करके कहा कि लेबनान की एकता, पहचान और सलामती की जंग किसी एक समुदाय की नहीं बल्कि पूरे मुल्क की है। यानी साफ संदेश, हिजबुल्लाह खुद को लेबनान की सामूहिक आवाज और मुजाहिद की पहली लाइन मानता है। वहीं आप आठवीं खबर देखिए, ईरान के इक्तदार नेवल ड्रिल कामयाब रही। दोस्तों, ईरान की नेवी ने रिवोल्यूशनरी गार्ड के साथ मिलकर इक्तदार नाम की बड़ी नेवल ड्रिल और इसका हर मकसद कामयाबी से पूरा किया। यह बात IRGC नेवी के कमांडर ब्रिगेडियर अली रजा तंसीरी ने खुद ऐलान की है। तंसीरी के मुताबिक ड्रिल के दौरान ईरान ने अपनी समुद्री काबिलियत का सिर्फ थोड़ा हिस्सा दुनिया को दिखाया है, जिसमें मुल्क की टेक्नोलॉजी से बने नेवल मिसाइल शामिल थी। पहली बार मिसाइल टेस्ट हुआ जिसका रेंज पूरी खाड़ी से बाहर तक जाती है। साथ ही हाई एक्यूरेसी बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागी गई। वहीं आप नौवीं खबर देख सकते हैं, अफगानिस्तान का बड़ा इल्जाम। दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर तनाव एक बार फिर खुलकर बढ़ गया है। अफगान सरकार के तर्जुमान जबीउल्लाह मुजाहिद ने आज बयान दिया कि पाकिस्तान ने एक बार फिर हमारी सरजमीन पर हमला किया है। मुजाहिदीन के मुताबिक कंधार के इलाके में पाकिस्तान हमले के बाद अफगान फोर्सेस ने फौरन जवाब दिया और सीमा पर झड़प हुई। यह सब ऐसे वक्त में हुआ जब रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में दोनों मुल्कों के बीच नई अमन बातचीत हो रही थी और वॉर को रोकने के लिए सीज फायर बनाए रखने पर सहमति भी हुई थी।
और याद रहे, दोनों तरफ की फौजों में अक्टूबर में कतर और तुर्की की मेजबानी में हुई बातचीत के बाद सीजफायर लागू हुआ था, लेकिन अभी तक पक्का अमन अहद नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से बॉर्डर पर बातचीत और झड़प दोनों साथ साथ चल रही है, जिसकी तस्वीर सामने आ रही है। और आने वाले दिन फैसला करेंगे कि अमन मजबूत होता है या जंग फिर भड़कती है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने होगी। वहीं आप आखिरी और 10वीं खबर देख सकते हैं। गजा की कबीलों की बड़ी घोषणा, गद्दारों का अंजाम सिर्फ मिटना है। दोस्तों, गजा की कबीलों और अंजीम फिलिस्तीनी समाज के मुकामत के उस फैसले का स्वागत किया जिसमें इजराइल से टाउन करने वालों के लिए बाब ए तौबा यानी वापसी और तौबा का दरवाजा खोला गया है। कबीलों का कहना है कि यह कदम कौमी एकता के लिए और गद्दारी के दाग से पाक होने का एक मात्र रास्ता है। कबीलों ने अपने बयान में साफ कहा कि फलस्तीनी अवाम किसी गद्दार को माफ नहीं कर सकता और मजदूर टोलों और किराए के गिरोहों का अंजाम हमेशा जवाल ही होता है। उन्होंने अल तरबीन कबीले के कौमी स्टैंड की भी तारीफ की, जिसमें यासिर अबू शबाब से पूरी तरह बेजारी का ऐलान किया और उसे कबीले की पनाह से बाहर कर दिया गया। इसे फलस्तीनी अवाम की असल पहचान कहा गया है। कबीलों का एक सुर में कहना, जो लोग इजरायली कब्जे की मदद करते हैं वो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, अवाम उनके लिए कोई जगह नहीं छोड़ेगी। उधर इजरायली मीडिया ने भी यासिर अबू शबाब और उसके साथियों की मौत को इजराइल के लिए बुरा विकास बताया और ये पता करने की कोशिश चल रही है कहीं हमास ने उसकी इलाकों में घुसकर तबाही तो नहीं की है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। नाजरीन, ये थी मिडल ईस्ट की 10 सबसे बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।